आज की क्लास चैप्टर 2 पर होने वाली आखिरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग धारिता से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज आप लोग अगर आप लोग अपने अभ्यास प्रश्न का 5वां क्वेश्चन देखेंगे तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन वही 5वां क्वेश्चन है। तो जिसमें पूछा गया है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। ओके, इस क्वेश्चन को तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। इसमें सीधे दिया हुआ है, चूंकि आंसर में लिखते हैं चूंकि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ठीक है, इतना तो आप लोग फार्मूला पढ़े ही हैं। अतः वायु के लिए का मतलब है कि वायु में रखे गए संधारित्र के लिए, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर वायु भरी हो तो K एप्सिलॉन नॉट A बटा D बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटा D, और ये दिया गया है 8 पिकोफैरड। तो यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि K बराबर 1, वायु के लिए K बराबर 1 होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, और इसको समीकरण 1 बना दीजिए। ओके, तथा परावैद्युतांक 6 का पदार्थ प्लेटों के बीच भरने पर, परावैद्युतांक के बराबर 6 लिख सकते हैं हम लोग इसको, का पदार्थ प्लेटों के बीच भरने पर तथा दूरी आधी करने पर अब C बदल जाएगा तो हम लोग इसको C डैश लिख लेते हैं। ठीक है, C डैश बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D बटा 2 करना है तो 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 12, 6 रख देंगे, K का मान 2 है, इसमें गुणा कर देंगे तो 12 हो गया। एप्सिलॉन नॉट A बटा D, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A बटा D का मान हमको मिला हुआ है 8 पिकोफैरड। इसको रख दीजिए यहाँ पे 12 गुणे 8 पिकोफैरड, इसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में समीकरण 1 से हो जाएगा। तो आंसर आ गया 96 पिकोफैरड। आंसर कितना सिंपल था। अगला क्वेश्चन भी NCERT के अभ्यास प्रश्न का 6ठा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो ज्ञात करना है संयोजन की कुल धारिता, और दूसरा ज्ञात करना है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए। यहाँ पे संभरण भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में सप्लाई कहते हैं। तो संभरण तो बोलने में अजीब लग रहा है, इसलिए हम लोग सप्लाई ही बोलेंगे। ओके, तो सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, हम लोगों को ये पता करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया है। ओके, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है। दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 3 कैपेसिटर को, तो तीनों को मैं मान लेता हूँ कि एक C1 है जो कि C2 के बराबर है और C3 इन सभी के बराबर है, और इन सभी का मान दिया गया है 9 पिकोफैरड। ओके, अब हम लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर A में कि संयोजन की कुल धारिता क्या है। तो माना संयोजन की
संयोजन की कुल धारिता C है, तब हमको पता है कि श्रेणी क्रम में अगर संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उस अवस्था में 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के, और रहेंगे तो ऐसे ही 1 करके जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको मिलेगा, अतः 1/C बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये कुल मिला के हो जाएगा 3/9, जो कि हमको मिलेगा 1/3। ओके, अथवा C बराबर 3 पिको फैरड। तो संयोजन की धारिता हो गई 3 पिको फैरड। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट बी वाले में दिया गया है कि यदि इस संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया गया है। सप्लाई क्या होता है, मैंने बताया था कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो बैटरी से करें या तो घर में आने वाली विद्युत से करें। तो जो घर में आने वाली विद्युत है उसी को सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक श्रेणी क्रम संयोजन है 3 संधारित्रों का, और इसको हम लोगों ने, इस संयोजन को हम लोगों ने एक सप्लाई से जोड़ दिया है। सप्लाई को भी कभी कभी बैटरी से ही दर्शाया जाता है, या फिर कुछ इस तरह का निशान दे दिया जाता है, ठीक है। तो बैटरी से दर्शाएं चाहे ऐसे दर्शाएं, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि इधर की तरफ प्लस है, इधर की तरफ माइनस है। ओके, और ये तीनों कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, और इधर से आवेश बह रहा है Q। तो आपको पता है कि इन सभी आवेशों इन सभी संधारित्रों पर आवेश Q ही आएगा, समान Q आ जाएगा। ओके, और आप लोगों को श्रेणी क्रम का संयोजन पढ़ाते समय ये भी बताया गया है कि यहाँ पे विभवांतर अध्यारोपित हो जाता है। तो यहाँ पे 120 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा विभवांतर V1, V2, V3। अगर ऐसा हो तो संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर यदि तीनों संधारित्रों पर क्रमशः V1, V2 तथा V3 विभवांतर उत्पन्न हो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 120 वोल्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी है। ओके, और आपको पता है कि V1 की वैल्यू होगी Q/C1, इसी तरह से V2 की वैल्यू होगी Q/C2, और V3 की वैल्यू होगी Q/C3, और ये हमको मिला है 120, जिससे हमको पता चलता है कि Q/C, फिर से लिख देते हैं, Q/C बराबर 120। कैसे पता चला? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर 1/C है, ऑलरेडी हमको पता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे Q/C बराबर 120 आया, जिससे हमको पता चलेगा, अथवा Q बराबर 120 गुणे C बराबर 120 गुणे C का मान है 3 पिको फैरड, जिससे हमको पता चलेगा कि Q का मान आ गया 120 तिहाई 360 कूलाम्ब। ओके, तो हमको यहाँ से Q का जैसे ही मान मिला, अब हम लोगों को V1, V2 और V3 का मान मिल जाएगा। देखिए, अतः V1 बराबर Q/C1, Q का मान मिला 360 बटा
C1 का मान मिला नहीं है, दिया है 9 पिको फैरड। तो ये मान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन है, ये पिको कूलाम में आएगा क्योंकि हम लोगों ने पिको फैरड में मान रखा है कैपेसिटेंस का। ओके, अगर हम लोग फैरड में रखते तो ये कूलाम में आता। ओके, तो ये Q/C1 ये 360 पिको कूलाम, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 40 वोल्ट। इसी प्रकार V2 बराबर V3 बराबर V1 बराबर 40 वोल्ट। क्यों? क्योंकि सबकी धारिता समान है, आवेश सब पे समान आएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर चूंकि लिख दीजिएगा, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर समान आवेश होगा। ओके, एक और बात याद रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि श्रेणी क्रम में कितना धारिता का संधारित्र लगा हुआ है। और यहाँ पर तो सारे संधारित्र जो हैं 9 पिको फैरड के हैं। अगर मान लिया जाए कि ये 9 पिको फैरड का है, ये 18 पिको फैरड का है, ये किसी और पिको फैरड का है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आवेश अलग अलग होंगे क्योंकि धारिता अलग अलग है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ही आवेश इस प्लेट पे पहली बार आएगा, जैसे कि यहाँ से Q आवेश प्रभावित हुआ, यहाँ पे आके जमा हुआ इस पे, तो ठीक प्रेरण के कारण ही उतना ही आवेश इस पे आता है, क्योंकि सप्लाई जितना इधर देता है धन आवेश, उतना इधर ऋण आवेश देता है। ओके, तो यहाँ पे धन आवेश Q आया तो इधर -Q, इसी तरह से यहाँ पे Q -Q। ये एकदम डिपेंड नहीं करेगा कि धारिताएं समान हैं या अलग हैं, बस अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो आवेश समान आएगा ही आएगा। ओके, उसी तरह से जब समांतर क्रम में लगे रहेंगे तो वोल्टेज सब पे समान रहता है। तो वो सब तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो हमारा आंसर मिल गया है कि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर 40 वोल्ट, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, क्योंकि क्वेश्चन बी में यही पूछा गया है कि अगर हम लोग 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ देते हैं संधारित्रों के संयोजन को, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो आंसर मिला 40 वोल्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करें तो 40 + 40 + 40 बराबर 120 होते ही हैं। ओके, तो इस तरह से ये वेरीफाई भी हो जाता है और हमको आंसर भी मिल जाता है। अभ्यास प्रश्न का 7वां क्वेश्चन है, 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड और 4 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम, जिसको कि हम लोग समांतर क्रम भी कहते हैं, में जोड़े गए हैं। और इसमें आप लोगों को पूछा गया है कि संयोजन की कुल धारिता क्या है, और अगर संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी एकदम ईजी दिख रहा है। तो इसके आंसर में लिखते हैं हम लोग, इसमें भी वही काम करेंगे। पहले क्या दिया है लिख लेंगे। दिया है C1 बराबर 3 पिको फैरड, C1 बराबर 2 पिको फैरड, C2 बराबर 3 पिको फैरड और C3 बराबर 4 पिको फैरड, ये दिया हुआ है। और पहले क्वेश्चन ए में पूछा गया है संयोजन की कुल धारिता क्या है। तो माना संयोजन की कुल धारिता C है, तब ये समांतर क्रम में है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि C बराबर होगा C1 + C2 + C3 प्लस जितने भी होंगे सब लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C1 का मान है 2 पिको फैरड प्लस C2 का मान है 3 पिको फैरड
प्लस C3 है 4 पिको फैरड, कुल मिला के कितना हो गया 9 पिको फैरड। ओके, तो ये तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बी वाले में चलते हैं। कहा गया है कि हम लोगों ने इस संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा है इस बार। तो एक कैपेसिटर ऐसे रहा, दूसरा ठीक यहीं पे है और तीसरा भी यहीं पे है, और ये हो गया समांतर क्रम में, और यहाँ पे सप्लाई लगी है। ओके, और ये 100 वोल्ट की है, इधर मान लेते हैं प्लस है, इधर माइनस है। ओके, तो आपको पता है कि जितना विभवांतर सप्लाई का होगा समांतर क्रम में सब पे सेम विभवांतर आएगा। ओके, और आवेश मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इस पे Q1 आवेश आता है, इस पर Q2 आवेश आता है और इस पे Q3 आवेश आता है। ओके, तो हम लोग आगे लिखेंगे, चूंकि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर सभी संधारित्रों की प्लेटों पर समान विभवांतर भी बराबर 100 वोल्ट आएगा, अतः Q1 बराबर C1 भी बराबर, C1 का मान हमको पता है कि 2 पिको फैरड है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पिको फैरड इंटू 100 वोल्ट बराबर 200 पिको कूलाम। इसी प्रकार Q2 बराबर ये 3 पिको फैरड है तो 300 पिको कूलाम, और C3 यानी कि Q3 बराबर 4 पिको है तो ये 400 पिको कूलाम। ओके, तथा सप्लाई द्वारा दिया गया आवेश यदि Q हो तो हमको पता है कि Q बराबर C भी, जो कि C जो है वो संयोजन की धारिता है ना, तो ये बराबर मिल जाएगा। संयोजन की धारिता हमको मिली है 9 पिको फैरड इंटू 100 वोल्ट, तो यहाँ पे मिलेगा 900 पिको कूलाम, तथा Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर आना चाहिए Q के, तथा नहीं, सभी मान इस समीकरण में रखने पर LHS बराबर RHS, तो आंसर मिल गया। ओके, क्योंकि हमको पता है कि समांतर क्रम में आवेश क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, और अगर इन सभी आवेशों का योग जो सप्लाई द्वारा दिया गया आवेश है उसके बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो आवेश कैलकुलेट किया है वो करेक्ट कैलकुलेट किया है। तो अगर आप लोग इसमें मान रखेंगे तो Q1 का मान है 200 पिको कूलाम, और Q2 का मान है 300 पिको कूलाम, Q3 का मान है 400 पिको कूलाम।
तो 4 + 3 + 2 900 आएगा ही, 900 पिको कूलाम। और यहाँ पे हम लोगों को देखा है कि जो Q आया है वो 900 पिको कूलाम आया हुआ है। तो सब इस समीकरण में सभी मान रखेंगे तो इधर भी 900 आएगा, इधर भी 900 आएगा, तो आंसर हमको मिल गया। ओके, चाहें तो इसको ना भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये समीकरण न रख करके और ये Q ना कैलकुलेट करके हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, हम लोग सीधे ही यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमको पता है कि सभी प्लेटों पर विभवांतर भी ही आएगा, तो हमने सीधे मान रखा और सारे वैल्यू मिल गए। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़े कठिन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो जिसमें सबसे पहला कठिन क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कि अगर एक हमको फिगर दिया गया है कुछ इस तरह का, एक संधारित्र, दो संधारित्र, चार संधारित्र, आठ संधारित्र, ऐसे करके, ठीक है, सारे के सारे समांतर क्रम में और अनंत तक जोड़े गए हैं। ये बिंदु A है अनंत पे, ये बिंदु है B। ओके, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ओके, तो A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ओके, और यहाँ पे लिखिएगा अनंत तक, ये क्वेश्चन है, और हमको A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए देखते हैं आंसर में। माना इस संयोग की या फिर इस संयोजन की समांतर भुजाओं में धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा, या फिर एक और कामा कर लीजिए C4, है ना, डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा है। तब हमको क्या पता चलेगा? C1 कितना है? C1 तो एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, मतलब हम लोगों ने मान लिया है कि इस समांतर भुजाएं हैं सब, तो ये इसमें C1 है, इसमें C2 धारिता है, इसमें C3 है, इसमें C4 है, इसी तरह से अनंत में सारे समांतर भुजाओं में C1, C2, C3, C4 सब मान लिया है हम लोगों ने। ओके, तो C1 में केवल एक ही धारिता है और एक ही कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर को दिया गया है कि 1 माइक्रोफैरड धारिता का है, तो हमको मिल जाएगा C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड। इसी तरह से C2 मिलेगा, यहाँ पे 2 हैं और 1 माइक्रोफैरड के हैं, तो ये श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो अगर इस तरह से इसका योग निकालेंगे तो ये बड़े आराम से आपको मिलेगा 1/2 माइक्रोफैरड। इसी तरह से तीसरे में 4 कैपेसिटर हैं, इसका योग करेंगे श्रेणी क्रम में तो C3 हमको मिल जाएगा 1/4 माइक्रोफैरड, और इसी तरह से C4 हमको मिलेगा 1/8 माइक्रोफैरड। इसी तरह से बाकी सब भी मिल जाएंगे। ओके,
अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता C बराबर, अब देखिए ये C1 C2 C3 C4 सारे के सारे समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो अगर हम लोग इस संयोजन का तुल्य धारिता अगर हम लोग निकालेंगे तो C बराबर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक आएगा। अगर हम लोग इन सभी का मान रखेंगे तो ये 1 माइक्रोफैरड है, इसी तरह से ये 1/2 माइक्रोफैरड है, ये 1/4, ये 1/8 प्लस डॉट 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 अनंत तक चले जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि ये 1 है प्लस ये 1/2 पावर, ये 1/2 पावर 0, ये 1/2 पावर 1 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/2 पावर 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर आपको याद हो तो ये गुणोत्तर श्रेणी बना है। ओके, यह एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसके बारे में आप लोगों ने मैथ में अच्छे से पढ़ा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद 1 है तथा सार्व अनुपात, जिसको गुणोत्तर अनुपात भी कहते हैं, सार्व अनुपात कॉमन रेशियो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो, कॉमन रेशियो 1/2 है, ठीक है, जो कि 1 से कम है। अतः योग C बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/1 माइनस 1/1 माइनस R होता है इनफाइनाइट सीरीज का योग गुणोत्तर श्रेणी में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, R का मान हम लोगों को मिला है 1/2, जिसको सार्व अनुपात कहते हैं। ओके, तो हमको बाकी सब जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आंसर मिल गया यहाँ पे। 1/, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 बराबर 2 माइक्रोफैरड। सीधे सीधे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि S इन्फिनिटी बराबर हमको पता होता है कि A/1 माइनस R होता है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया था, A/1 माइनस R होता है। तो आंसर सीधे मिल गया हमको कि 2 माइक्रोफैरड इस संयोजन की तुल्य धारिता होगी। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है कुछ इस तरह का। ये है एक कैपेसिटर, यहाँ पे लगा है दूसरा, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, ऐसे। ये बिंदु D है, ये बिंदु A है और ये है B। इसको लिखा गया है C1 जो कि दिया गया है 1 माइक्रोफैरड। इसको लिखा गया है C3 जो कि 1 माइक्रोफैरड ही है। ये है C2 1 माइक्रोफैरड और ये है C4 2 माइक्रोफैरड। ओके, तो एक फिगर ऐसा दिया गया है जिसमें पूछा गया है बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम लोगों को A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक बात हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए कि कैपेसिटर के केवल 2 ही तरीके आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो सबसे पहला काम आपको करना है
कि जो दो बिंदुओं के बीच हम लोगों को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, उन दोनों के बीच ऐसा संयोजन ढूंढेंगे कि किधर से समांतर क्रम बन रहा है और किधर से श्रेणी क्रम बन रहा है। जैसे ही हमको ये पता चलेगा, हमको तुल्य धारिता पता चल जाएगी। ओके, तो आपको तो समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोला। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और समझ भी लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, मैं बताया कि आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है, तो हमको ए व बी के बीच इन सभी संधारित्रों के संयोजन में से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता करने होंगे। वो करने का केवल एक ही तरीका है कि दिए गए चित्र को हम निम्न प्रकार बना सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहला काम, एक बिंदु से चलना शुरू करिए। हमको ए व बी के बीच पता करना है तुल्य धारिता, तो हम लोग ए से चलना शुरू करेंगे, बी तक पहुंचेंगे, या फिर बी से चलना शुरू करेंगे, ए तक पहुंचेंगे। तो मैं ए से चलना शुरू करता हूं कि ये हमारा बिंदु ए है। तो ए से दो वायर निकले हुए हैं। ठीक है, संधारित्र हमेशा तारों द्वारा ही जोड़े जाते हैं, जो कि सुचालक तार होते हैं। घर में बिजली के तार हैं, उसी को कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो तार निकले हुए हैं, तो दो तार हम लोग निकालते हैं। एक तार इधर गया, एक तार मान लीजिए सीधे गया। तो यहाँ पे एक संधारित्र मिला, ऊपर वाले में एक संधारित्र मिला C1, जिसकी धारिता है 1 माइक्रोफैरड। ओके, और ये C1 जाके मिल गया है C3 से, और दूसरे भुजा में लगा हुआ है, अगर इधर से चलें तो C3 लगा हुआ है। ठीक है, ए से ही C3 लगा हुआ है, ए से ही C3 लगा है, और हम पहुंच गए एक कॉमन बिंदु पर, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं D। ठीक, तो ये हो गया C3, ये 1 माइक्रोफैरड। ओके, अब देखिए C3 के ही एक बिंदु से, यानी कि जो कि ए ही है, ए बिंदु से, मतलब कि ए बिंदु से एक संधारित्र लगा है जो कि बी तक गया है, और डी बिंदु से एक संधारित्र निकला है जो कि बी तक गया है। तो एक डी बिंदु से एक संधारित्र निकला है जो कि पहुंच गया है बी तक, एक ए से निकला है, ए से यहीं से निकला है, और ये पहुंच गया है बी तक। ओके, तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, हम लोग बी तक पहुंच गए। डी से जो है वो संधारित्र लगा हुआ वो C2 है, ये 1 माइक्रोफैरड है, और जो C3 के एक टर्मिनल से लगा है या फिर ए से लगा हुआ है वो है, सॉरी फिगर देखिए फिर से, यहाँ से ए से हम लोग पहुँचे थे C3 तक, ए से C3 तक, C3 गया था D तक। ओके, ए से हम लोग गए थे D तक, ए से गए थे D तक, तो C1 लग गया, C3 लग गया। C3 के नीचे वाले पोर्शन से हम लोगों को एक C4 लगा हुआ है जो B तक गया है। C3 के यही पोर्शन है, ये C4 लगा हुआ है, C4 लगा हुआ है जो कि गया है B तक। ओके, और D से C2 लगा हुआ है जो कि B तक गया है, D से C2 लगा हुआ है जो B तक गया है। अब देखिए ये फिगर और ये फिगर कितना अंतर है, और इस फिगर को देख करके काफ़ी आसानी भी लग रही है, क्योंकि हमको ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो अब हमको पता चल गया कितने श्रेणी क्रम में है, कितने समांतर क्रम में है। तो अब हम लोग इसको केवल फिगर देख करके भी बता सकते हैं कि कितना धारिता आएगा, या फिर हम लोग हल करके भी बता सकते हैं। तो सबसे शॉर्टकट रूल देखिए कि देख करके कैसे बताएंगे। ये दोनों क्या हैं? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संधारित्रों का योग हो जाता है। तो 1 माइक्रो कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 2 माइक्रोफैरड बना दीजिए। ठीक है, C2 को हमने कर दिया 2 माइक्रोफैरड। ओके, अब देखिए, और C4 ऑलरेडी 2 माइक्रोफैरड है। ओके, तो ये 1 + 1 ये 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये 2 + 2 सीरीज में हो जाएंगे।
2+2 ये सीरीज में है तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1। अब ये 1 प्लस ये 2 हो गया कुल मिला के 3, यानी कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता हो गई 3 माइक्रोफैरड। एकदम इजी, मुँह जबानी हो गया। लेकिन अब हम लोगों को इसको लिखना भी है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने लिखा कि दिए गए चित्र को हम निम्न प्रकार बना सकते हैं। ओके, अतः ए व डी के बीच तुल्य धारिता सी डैश बराबर, ये समांतर क्रम में है तो C1 प्लस C3 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ओके, तथा ए व बी के बीच तुल्य धारिता C बराबर, अब देखिए यहाँ पे C डैश हो गया, ये C2 है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में अगर आप लोग C निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आएगा C डैश C2 अपान C2 प्लस C डैश, और ये समांतर क्रम में है, इस श्रेणी क्रम के समांतर क्रम में ये है, तो ये हो जाएगा प्लस C4। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे हमको मिला C डैश, ये है C2, और ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हम लोग तुल्य धारिता पता करें तो 1/c मान लेते हैं डबल डैश है, तो ये हो गया 1/c डैश प्लस 1/c2 होगा। तो अगर यहाँ से C डबल डैश का मान निकालेंगे, सॉरी ये C2 है, ओके, तो ये आएगा C डैश C2 बटा C डैश प्लस C2, और ये C डबल डैश इस C4 के समांतर क्रम में होगा। तो यानी कि A व B के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो C डबल डैश प्लस C4 होगी, सॉरी C4 होगी। ओके, और C डबल डैश का मान हम लोगों को मिला है C डैश C2 बटा C डैश प्लस C2, तो यही मान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, उम्मीद है अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो इसको लिखना नहीं है, समझना था केवल। तो यहाँ पे सारे मान अब रखना शुरू करिए। C डैश का मान है 2, C2 का मान है 2 बटा 2 प्लस 2 प्लस C4 का मान है 2 बराबर, ये हो गया 1 प्लस 2 बराबर 3 माइक्रोफैरड, और ये भी मिल गया हम लोगों को आंसर भी। ओके, तो इसी तरह से और भी टेढ़े मेढ़े फिगर बने रहेंगे, लेकिन आपको उन फिगर को सीधा करना है। कैसा करना है? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में फिगर दिखना चाहिए। जैसे ही ये दिखने लगेगा वैसे ही आप तुल्य धारिता केवल फिगर देख करके बता सकते हैं। अब एक और थोड़ा टेढ़ा सा फिगर है मेरे पास, देखते हैं उसको क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, ठीक है। तो इसमें फिगर में दिया गया है इस तरह का एक संधारित्र, फिर इस तरह का, सॉरी यहाँ पर भी एक संधारित्र, एक संधारित्र यहाँ, यहाँ, एक से एक टेढ़े टेढ़े फिगर आपको दिखेंगे। उस फिगर को आप लोग सीधा करिए और जैसे ही सीधा कर लेंगे आप लोगों को आंसर तुरंत ही मिलेगा, और बहुत ही ईजी होते हैं सब के सब, ठीक है। तो उसमें घबराने की भी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा केवल और आंसर सामने रहेगा, ठीक। ये रहा, और एक कैपेसिटर ये रहा, और यहाँ पे बिंदु दिया है P और Q, ओके। और इन सभी बिंदुओं के नाम हैं D, A, R, B, E
ओके। और सारे संधारित्रों का मान दिया हुआ है, ये है सी, ये भी सी, ये भी सी, ये C/2, ये C/2, ये सी, ये C/2, ये सी, ये C/2, ये सी, ये C/2 और ये सी। ठीक है, सॉरी, पूछा गया है चित्र में P व Q बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि C बराबर 2 माइक्रोफैरड। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग होमवर्क में अपने से करिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें भी P और Q के बीच समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में फिगर खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो संधारित्र तो श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो C और C का श्रेणी क्रम में संयोजन C/2 हो जाएगा। ओके, और ये C/2 और ये C/2 समांतर क्रम में होंगे, तो C/2 और C/2 मिलके फिर से C हो जाएंगे। ठीक, तो अब ये जैसे ही C हुआ, फिर देखिए ये C और C श्रेणी क्रम में होंगे, तो ये C/2 प्लस C/2 फिर से C, फिर से C/2, फिर से C, C/2 C, C/2 C, और आंसर मिलेगा आपको C/2, क्योंकि यहाँ पे जोड़ के C और C श्रेणी क्रम में आएंगे, तो आंसर मिलेगा C/2, और C/2 में C का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड, तो मान रखेंगे 2 माइक्रोफैरड बटा 2 बराबर 1 माइक्रोफैरड। इस फिगर की तुल्य धारिता है, इस परिपथ की तुल्य धारिता हमको मिलेगी 1 माइक्रोफैरड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसको होमवर्क में कर भी लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ओके।